नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने हिस्ट्री से शुरुआत की है दोस्तों। और इसमें हम लोगों ने अभी पहले ही चैप्टर में आईबीसी को किया दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से किया। उनके उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट थे उनको समझा, और उनमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उनको भी समझा। हमने बहुत एक डीप एनालिसिस किया, जिससे मेंस में भी अगर कल्चर के एस्पेक्ट से कोई सवाल आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो आप उसको भी करने में सक्षम हो जाएंगे। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आपको एक इंसाइट देने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, स्टेट पीएससीज में खास करके आरओ के एग्जाम में, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में दोस्तों सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, उतने फैक्ट आपके पास में है, तो आप इजिली यूपीएससी भी अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे भी आप एलिमिनेट करने की स्थिति में होते हैं दोस्तों उसी श्रृंखला में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वैदिक संस्कृति से अपने नए चैप्टर का आरंभ कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, आपको पता है दोस्तों कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही महत्व रखती है हमारे न केवल एग्जाम की दृष्टि से, बल्कि वैसे भी हमारे हमारे जो भारतीय पूरा इतिहास है दोस्तों हमारा, उसमें उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, रोल है। आज की हमारी जो बहुत सारी परंपराएं जिसको हम जीते हैं, जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं, उसको अगर हम ट्रेस करें तो वैदिक कल्चर से उसके आपको ट्रेसेस मिल जाएंगे दोस्तों। उसी समय में हमारे वेदों की रचना होती है, बहुत सारे वेदांगों की रचना होती है, उपनिषद की रचना होती है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है, अरण्यक की रचना होती है। और उसके साथ साथ वहां से जो पॉलिटी शुरू होती है दोस्तों, वही पॉलिटी इवॉल्व करते करते आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जनपद में जनपद, किंग में किंग, एक डिस्पॉट किंग में, और फिर वो एब्सोल्यूट डिस्पॉट किंग में बदलता चला जाता है। जो सामाजिक व्यवस्था शुरू होती है दोस्तों वैदिक कल्चर से, वो सामाजिक व्यवस्था फिर पीछे छूटती नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है। और इतिहास विषय भी ऐसा है जिसको हम हमेशा चेंज और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था शुरू होती है, एक हम देखेंगे कि किस तरीके से पैस्टोरल इकोनॉमी से शुरू करके वैदिक संस्कृति बड़े राष्ट्र राज्य की तरफ इसकी अर्थव्यवस्था जाती है, जहाँ पे बड़े सरप्लस का उत्पादन, बड़े टैक्सेशन का उत्पादन, तो उसकी नींव यहाँ से पड़ती है, उसका फाउंडेशन यहाँ से पड़ता है, और किस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं चली जाती हैं। लेकिन इस ओर जाने से पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले इसमें जो विषय आता है कि आर्यंस कौन थे, वो कहाँ से आए थे, इस विषय को लेकर के इतिहासकारों में बहुत एक जो है डिबेट हमेशा से रही, और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इस पे अपना मत दिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि किस हिस्टोरियंस का क्या टेक है आर्यंस के आने पर। देखिए दोस्तों, ये कुछ हिस्टोरियोग्राफी है जिसमें आप देखेंगे कि एलडी कल करके एक हिस्टोरियन है, वो कह रहे हैं कि ये इनका जो बेसिकली आर्यंस के आने की थ्योरी है। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो है वो वेस्ट एशिया से, उसके और पहले आप जाएंगे तो स्टेपीज से माइग्रेट करके पहले वो ईरान के क्षेत्र में बसे, और वहां से फिर माइग्रेट करके वो भारत के क्षेत्र में आए, और भारत के भी सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आए, मतलब जो आज का पंजाब है और अफगानिस्तान है, उस वाले क्षेत्र में आए। तो एक दिखता है कि ये ईस्टवर्ड माइग्रेशन हुआ है। इसकी पुष्टि एक और तथ्य से होती है दोस्तों कि हम्बुराबी की संहिता आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अब आपके नॉलेज में होगी वो बात। तो हम्बुराबी लिखता है कि द चैरियट्स दे आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट, और हम्मुराबी बहुत सारी जब वो अपना वो नोट डाउन कर रहा है तो बहुत सारी आशंका व्यक्त कर रहा है कि वो लोग बहुत बार्बरिक हैं, बहुत मारते हुए सिविलाइजेशंस को खत्म करते हुए चले आ रहे हैं। और जब ये बात लिखता है हम्मुराबी कि द चैरियट्स मतलब रथ, दे आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट, मतलब हम्मुराबी ईरान में है और उसके और वेस्ट से कोई लोग आ रहे हैं, और उसके बाद वहीं पे हम्मुराबी संहिता जो है वो बंद हो जाती है। तो इससे भी एक ये जो माइग्रेशन की थ्योरी है उससे भी उसको बल मिलता है। लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस अपनी अपनी वजहों से अलग अलग तर्क देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत दक्षिण पंथ का हिस्टोरियन है, तो उसको ये लगेगा कि नहीं, हम भारत के लोग हैं, तो जो भी हमारी व्यापक उपलब्धियां हैं वो हमारी अपनी वजह से हैं, उसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं हो सकता है। कोई दूसरे मत से, वामपंथ से प्रभावित व्यक्ति है, तो वो अलग तरीके से थ्योरीज देता है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम देखेंगे कि एलडी कल जो है वो कह रहे हैं कि कश्मीर और हिमालय क्षेत्र है, इनका यही मूल देश है। पंडित गंगा नाथ झा है, वो कह रहे हैं ब्रह्मर्ष देश। ब्रह्मर्ष देश कहने का मोटे तौर पे मतलब है दोस्तों कि तकरीबन उत्तर भारत
ये जो जहां पे ये लोग पहले आकर के बसे, कुरुक्षेत्र से ऊपर वाला हिस्सा, वो वाला क्षेत्र था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि ये सप्त सैंधो प्रदेश थे। सप्त मतलब सात और सैंधो मतलब इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की जो सातों नदियां थी, इंडस से लेकर के नीचे चेनाब तक, उनके बीच में ही ये लोग इवॉल्व हुए और यहीं से ये लोग आगे बढ़े उत्तरोत्तर। तो इनका ये मत है। साउथ रूस, दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड, वी गार्डन चाइल्ड एक बड़े हिस्टोरियन है, बहुत काम है इनका यूरोपियन हिस्ट्री पे। ये कह रहे हैं कि वो दक्षिणी रूप से रूस से उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया और उत्तरोत्तर जो है वो ईस्टवर्ड माइग्रेशन करते करते भारत की तरफ आ गए। इसी तरीके से ये एक बहुत सर्वमान्य मत है दोस्तों, मैक्स मूलर, वो कहता है कि वो वेस्ट एशिया से माइग्रेट करते करते यहाँ पे आए थे। बाल गंगाधर तिलक वो कह रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि उनका मूल स्थान तिब्बत था। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ अब बातें आप याद रख लीजिएगा। कई बार आपके प्रीलिम्स की परीक्षाओं में 4 हिस्टोरियन दे देगा एक तरफ, और एक तरफ इन क्षेत्रों का नाम दे देगा, और वो मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आइए दोस्तों एक मैप से जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड दरअसल है क्या। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड को अगर हम वैदिक पीरियड को अगर हम देखें तो हम इसको मोटे तौर पर वैदिक पीरियड को दोस्तों, हम इसको इस पूरे पीरियड को हम लोग 1500 से लेकर के 600 बीसी तक रखते हैं, ठीक है। और उसमें भी जो अर्ली वैदिक है, जिसको हिंदी में हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उसका जो मोटे तौर पर डिवीजन है वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी के आसपास का है। और उनका क्षेत्र जो है अगर आप देखें तो उनका क्षेत्र जो ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल के जो क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले ये लोग आकर के सेटल होते हैं, वो वर्तमान अफगानिस्तान और वर्तमान पंजाब, इंक्लूडिंग पूरा जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से जो 4 नदियां हैं वहां की, जिनको हम लोग कुबा कहते हैं, जिसको आज काबुल के नाम से आप जानते हैं। कुरमू एक नदी का उल्लेख आता है, जिसको हम लोग कुर्रम के नाम से जानते हैं। गोमल आता है एक नदी का उल्लेख, जिसको हम लोग गोमत के नाम से जानते हैं। और स्वास्तु मतलब जिसको हम लोग स्वात वैली आज भी है वहां पे। तो ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में क्यों आ रहा है? क्योंकि इन क्षेत्रों से ऋग्वैदिक पीपल अवेयर है, इसी वजह से इसका उल्लेख इसमें आ रहा है। इसी तरीके से सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, और सप्त सैंधव कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब इंडस और उससे एसोसिएटेड जो 7 नदियां हैं उनका उल्लेख है यहाँ पे, सप्त सैंधव प्रदेश। और एक प्रश्न भी आपको पूछता है दोस्तों कई बार कि जो सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है वो कौन है? सबसे ज्यादा बार उल्लेख है इंडस रिवर का, ठीक है। मतलब दे आर टू मच फेमिलियर विद दैट रिवर। और जो सबसे पवित्र नदी है उनको, जिसको वो नदीत्मा कहते हैं, वो है सरस्वती। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वेस्टर्न माइग्रेशन होता है। वेस्टर्न माइग्रेशन में सबसे पहले जिस क्षेत्र में ये लोग आकर के सेटल होते हैं वो अफगानिस्तान और सब सैंधव प्रदेश है। इस बात का प्रमाण क्या है कि इसी क्षेत्र में मिलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इस भूगोल में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं उनका वर्णन बार बार आता है। आप ध्यान दीजिए कि गंगा का उल्लेख बहुत कम मिलता है, शायद 1 बार मिला है। यमुना का उल्लेख 3 बार आया है ऋग्वेद में। तो इसका मतलब यह है कि गंगा बाद में इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हुई है। इस पीरियड में इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, आराध्य मानते हैं, तकरीबन उतनी ही पवित्र जितनी आज गंगा है हम भारतवासियों के लिए, उस समय उनके लिए क्या है? उनके लिए है सरस्वती रिवर। और जिस नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख आ रहा है वो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है। तो इससे ये बात हमारी पुष्ट होती है कि सबसे पहले आकर के ये लोग इसी भौगोलिक क्षेत्र में बसे। अब एक बार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इनका जो माइग्रेशन है वो कैसे होता है। देखिए, ये इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये वेस्टर्न स्टेपीज से इन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया।
इनकी एक ब्रांच सबसे पहले ईरान गई और फिर उसका वेस्टर्न और उसका ईस्टर्न माइग्रेशन हुआ, और वो ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान, इंडस, ये वाले क्षेत्र में दोस्तों ये लोग यहां पर आकर के सेटल हुए और इन्होंने अपना पहला सेटलमेंट यहां पे किया। यहीं से दोस्तों एक धारा इनकी निकल करके यूक्रेन की तरफ चली जाती है, यूरोप की तरफ चली जाती है, एक धारा इनकी निकल करके ईरान की तरफ चली जाती है। जो ईरान का ग्रंथ है दोस्तों, जिसको जिंद अवेस्ता कहते हैं, उसमें और ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं में समानता भी पाई गई है। मतलब हम लोग ये सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं ना, हम लोग एविडेंस ढूंढ रहे हैं कि क्यों ये लोग एक ही लोग थे। तो जो जिंद अवेस्ता है ईरानियन ग्रंथ है दोस्तों उस समय का, और ऋग्वेद में बहुत सारे उनके देवताओं में समानता पाई गई है। जैसे एक एक ट्रीटी हुई है, दो कबीला हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और उनका नाम है हित्ती और मितन्नी। ठीक है दोस्तों, उनका नाम है हित्ती और मितन्नी। उन्होंने विटनेस के तौर पर कुछ देवताओं का उल्लेख किया है। बोगसगोई एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें इसका उल्लेख है। और वो कौन है, उसमें दोस्तों लिखा है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और ये जो नासत्य है, इनकी समानता ऋग्वैदिक अश्विन देवता से की गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से सिमिलरिटीज हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। जो उनके ग्रंथों में उल्लेख है वही ऋग्वैदिक देवताओं के भी ग्रंथों में उल्लेख है। तो ये माना जाता है दोस्तों कि इस तरीके से वेस्टर्न स्टेपीज से साउथवर्ड ईस्टवर्ड माइग्रेशन जो है आर्यंस का हुआ। अब दोस्तों इतनी बात करने के बाद में हम लोग आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर कि ऋग्वैदिक काल का जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके से है और वो किस कालखंड में हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जैसा अभी चर्चा में ही ये बात आई कि सबसे पहले ये लोग पश्चिमोत्तर भारत में आए, मतलब वर्तमान जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है और जो पंजाब का क्षेत्र है, ये लोग यहां पे आए और यहां पे ये लोग सेटल डाउन हुए। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, ब्रह्मवर्त रखा। मोटे तौर पर जो कुरुक्षेत्र तक का क्षेत्र था उसको ये लोग ब्रह्मवर्त कहने लग गए। अब देखिए, पश्चिमोत्तर भारत और सतलज नदी से यमुना नदी तक का जो क्षेत्र था उसको ये लोग ब्रह्मवर्त कहते थे। फिर आर्यवर्त कहने लगे जब इनका एक्सपेंशन गंगा यमुना दोआब तक हो गया। और गंगा यमुना दोआब से लेकर के एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो नीचे हमारी विंध्यन श्रृंखला है, जब ये यहां तक पहुंच आए तो इस संपूर्ण नॉर्थ इंडिया को, ये जब संपूर्ण नॉर्थ इंडिया में इनका एक्सपेंशन हो गया, मतलब अफगानिस्तान से लेकर के नीचे विंध्यन तक, और जब ये लोग गंगा यमुना दोआब तक पूरी तरीके से एक्सपैंड हो गए तो पूरे क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया आर्यवर्त। और सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी, अफगानिस्तान की नदियां कुरुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, तो मतलब इसका जो अर्लीस्ट इनका जो सेटलमेंट था वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। ये बात हमें कैसे पुष्ट हो रही है, तो चूंकि अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख आ रहा है, कुभा, कुरुमु, गोमती, सुवास्तु का, इस वजह से ये बात स्पष्ट हो रही है कि इनका पहला सेटलमेंट वहां पे हुआ होगा। और पंजाब की नदियों का भी उल्लेख आता है। वो सप्त सिंधु प्रदेश कहने का मतलब ही है कि जो पंजाब वाला पूरा रीजन है वो रीजन। तो दोस्तों, अगर हम इनके ऋग्वैदिक, आप देखिए एक्सपेंशन क्या है, ऋग्वैदिक पीपल का विस्तार क्या है, तो मोटे तौर पर आप पाएंगे, आप एक मैप के थ्रू इसको देखिए तो ज्यादा क्लियर होगी ये चीजें आपको। ये देखिए दोस्तों, इस मैप में आप देखिए यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, मूंजवंत। हिंदी में इसको लिखेंगे मूंजवंत। और ये वेस्टर्न हिमालय, मतलब पश्चिमी हिमालय की एक चोटी थी। इस मूंजवंत पर्वत का उल्लेख आया हुआ है ऋग्वेद में। और यहां से ये लोग सोमरस प्राप्त करते थे। सोमरस मतलब कुछ मदिरा टाइप का ड्रिंक वगैरह जो वो लोग करते रहे होंगे, उसको वो लोग वहां से प्राप्त करते थे। तो जब मूंजवंत आया और वेस्टर्न हिमालय में है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग
वेस्टर्न हिमालय से परिचित हैं। हम एक एक एविडेंस ढूंढ रहे हैं दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में कौन सा वो भौगोलिक क्षेत्र था जिस भौगोलिक क्षेत्र में ऋग वैदिक पीपल आकर के सबसे पहले सेटल्ड हुए, सबसे पहले उन्होंने अपने बसावट बसाई। तो उस क्रम में हमको पहला एविडेंस मिल रहा है मुजवंत का। दूसरा एविडेंस हमको मिला दोस्तों अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का, जिसमें हमने उनकी 4 नदियों का उल्लेख किया। तीसरा एविडेंस हमको मिला सप्त सैंधो प्रदेश का, जिसमें हमने उनकी सप्त मतलब 7 और सैंधो मतलब इंडस एंड एसोसिएटेड रिवर्स, उस क्षेत्र में इनका एक्सपेंशन हुआ। तीसरी बात अगर देखिए अब, तो ये लोग यहां पे गंगा है और यहां पे यमुना है, और गंगा का जो वेस्टर्न कोस्ट है दोस्तों, मतलब गंगा का जो पश्चिमी तट है, वहां तक ये लोग ऋग वैदिक पीरियड में पहुंच रहे हैं। और ये वाली अगर आप सीमा देखें तो ये वाली सीमा तकरीबन आपको राजस्थान की नॉर्थ सीमा आपको दिखेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ऋग वैदिक लोग हैं, जो ऋग वैदिक टाइम में जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है वो वेस्टर्न हिमालय है। इधर आप देखें तो अफगानिस्तान और पंजाब का क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ में वेस्टर्न हिमालय, और इनके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है इनका वो अफगानिस्तान और पंजाब। साउथ में इनकी आप समझिए कि नॉर्दर्न राजस्थान का जो सीमा है वो है, और इस तरफ मतलब ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो गंगा रिवर का जो वेस्टर्न कोस्ट है ये है। तो इतनी बड़ी ज्योग्राफी में इन लोगों ने अपने आप को एक्सपेंड किया। मतलब 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी आते आते ये लोग गंगा के कोस्ट पर आने लग गए थे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि इतनी बातें जरूर क्लियर हुई होंगी। आइए दोस्तों, अब अगली बार ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पे आते हैं दोस्तों इनकी, कि ऋग वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए दोस्तों, हमने अभी जस्ट ज्योग्राफी की बात की कि किस तरीके के ज्योग्राफी में ये लोग रह रहे हैं। आपका भूगोल डिसाइड करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। अफगानिस्तान, और सबसे पहले अच्छा इस बात को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो इकोनॉमी का स्वरूप था वो पेस्टोरल था। ठीक है, पेस्टोरल कहने का मतलब पशुचारण, तो पेस्टोरल था मतलब पशुचारण। तो आपसे आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि ऋग वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऋग वैदिक लोगों की, लेटर वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था भिन्न है और ऋग वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था भिन्न है, इस बात में आपको अच्छी सी समझ होनी चाहिए दोस्तों। ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था में प्राइमरी जो उनका ऑक्यूपेशन है वो पेस्टोरल है, पशुचारण है, और पशुचारण में भी उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एंटिटी है वो गाय है, काऊ है। उनके लिए जो द्वितीयक सेकेंडरी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। तो ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर से अनविज्ञ है, पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं है उनको एग्रीकल्चर के बारे में, उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि ऋग्वेद का जो 4था चैप्टर है, ऋग्वेद का 4th चैप्टर वो डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर को। अब देखिए जो 2 से 7 तक जो लेटर एडिशन माने जाते हैं, और 1, 9 और 10 लेटर एडिशन माने जाते हैं, और 2 से 7 तक जो चैप्टर्स है ऋग्वेद के, उनको ऐसा माना जाता है कि वो मूल ऋग्वेद के चैप्टर थे। उनमें से जो 4था चैप्टर है वो दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर। दूसरा, यो का उत्पादन होता है, यो मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बार्ले वहां पे होता था। इसके भी एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो आप ध्यान रखें, पेस्टोरल इकोनॉमी है, पशुचारण है, पशुचारण में सबसे इंपॉर्टेंट गाय है, और लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से वो पूरी तरीके से अनविज्ञ नहीं है, पूरी तरीके से अनअवेयर नहीं है, उनको अवेयरनेस है, बट प्राइमरी ऑक्यूपेशन उनका पेस्टोरल है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों है कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर से उसको जानकारी है, फिर भी उसके लिए जो है उसकी पेस्टोरल इकोनॉमी वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है।
इसका कारण यह है दोस्तों, देखिए एग्रीकल्चर किस चीज पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर मोटे तौर पर दो चीजों पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्रीकल्चर के लिए ट्रेन चाहिए। ट्रेन नहीं, मतलब ज्योग्राफी, किस तरीके की ज्योग्राफी में आप हैं, और दूसरी टेक्नोलॉजी, क्या आपके पास उन्नत प्रौद्योगिकी है कि नहीं है। इन दोनों चीजों का होना महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने अपने डिस्कशन में यह देखा कि जो ऋग वैदिक लोगों का क्षेत्र है वो क्या है, वो मोटे तौर पर ये वाला क्षेत्र है। आज भी आप अफगानिस्तान के क्षेत्र को देखें, आज भी वहां पर एक प्राइमरी इकोनॉमी उनकी एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि ट्रेन वैसा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अफगानिस्तान के लोग वर्तमान में कृषि से अनभिज्ञ हैं। कृषि से अवेयर होते हुए भी उनकी इकोनॉमी वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं है। यही हाल उस समय ऋग वैदिक पीपल का भी है। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर कृषि की नहीं जा सकती है। दूसरी चीज, अभी लोहा आया नहीं है। कृषि, मैंने कहा कि प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, मतलब उन्नत टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लोहा बहुत बाद में आता है, जब ऑलमोस्ट 1057 बीसी में पहली बार डिस्कवर होता है। तो और ऋग्वेद में इसके लकड़ी के हल के प्रयोग का जिक्र आया हुआ है। तो प्लाव जो है, जो जिससे जुताई कर रहे हैं, वो लकड़ी का है। ट्रेन इतनी उबड़ खाबड़ है, तो बहुत सबसिस्टेंस किस्म की इकोनॉमी उनकी है, जीवन निर्वाह किस्म की उनकी अर्थव्यवस्था है। उसी को केवल वो उस समय की प्रौद्योगिकी और उस समय का भूगोल, उसी को वो केवल सहारा दे सकता है। इसलिए उनकी इकोनॉमी का क्षेत्र जो है वो पेस्टोरल है। आज भी आप कश्मीर के क्षेत्र में देखिए, गुज्जर बकरवाल जो जनजातियां हैं, उनका पशुचारण ही भेड़ वगैरह लेकर के वो लोग चले जाते हैं और बहुत लंबा माइग्रेशन करते हैं। आज भी हम लोगों के समक्ष है। तो जब ज्योग्राफी उस तरीके के है, प्रौद्योगिकी है नहीं, तो डेफिनेटली ये बात है कि वो पूरी तरीके से बेस्ड होंगे दोस्तों पेस्टोरल इकोनॉमी पे। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी दोस्तों। अब दूसरी बात यह है कि हमने देख लिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ना कहकर के इसको हम लोग कहें कि ट्राइबल अर्थव्यवस्था है, बिकॉज दे आर मोस्टली ट्राइब्स। इवन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी आपको कुछ एक हिसाब का सेटलमेंट चाहिए। दे आर वेरी नोमैडिक पीपल, वो बहुत नोमैडिक तरीके से यहां वहां सेटल्ड हो रहे हैं, उनका भी कुछ है नहीं। अब बात आती है बार्टर सिस्टम की। स्वाभाविक है कि भाई जब पेस्टोरल इकोनॉमी है और सरप्लस प्रोडक्शन है नहीं, तो मुद्रा कहां से आ जाएगी। दूसरी बात, पशुपालन करते थे, पशुपालन में घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, गाय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए गाय ही होती है। ये सारी चीजें। अब गाय से संबंधित दोस्तों कुछ बातों पे हम लोग बात कर लेते हैं। गाय इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण एंटिटी थी, ये समझने के लिए हमको देखते हैं हम लोग कि गाय इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। कि गाय से संबंधित बहुत सारे शब्दों का प्रचलन ये लोग करते थे। ठीक है, जैसे आप देखिए कि देखिए दोस्तों, गाय के लिए ये लोग जिस शब्द का प्रयोग करते थे, जो जो इनका राजा होता था उसका नाम इन्होंने गोपाल रखा हुआ था। जो सबसे रिच आदमी था, मतलब जिसके पास ज्यादा गाय थी, उसको ये लोग गोमत कहते थे। गायों, जो युद्ध होता था वो गायों के लिए होता था, तो गोविष्ट कहते थे उसको। इसका सबका इंग्लिश भी यही होगा। आप केवल इसको रोमन में लिख लेना है, बस आपको गोविष्ठ होता था। समय के लिए भी गाय शब्द का इस्तेमाल करते थे। गोधूली शब्द का इस्तेमाल ये लोग करते थे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि गाय इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको हर जगह गो शब्द दिख जाएगा। अब जैसे दोस्तों आज आप अर्थव्यवस्था देखिए, अगर आप सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था देखिए, सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पेट्रोलियम है। तो वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है उसको क्या कहते हैं लोग? पेट्रोसेक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो वहां पे वार हो रहा है उसको क्या कहते हैं? पेट्रोवार कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो जिस तरीके से आज सऊदी अरब के लिए पेट्रो महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से उस समय ऋग वैदिक लोगों के लिए
गो शब्द महत्वपूर्ण था, गाय के महत्व को दर्शाता हुआ कि गाय कितनी कितनी महत्वपूर्ण उनके लिए थी। ये एक समझाने के लिए दोस्तों केवल एक कंपैरिजन मैंने किया यहां पे। तो ये बात दोस्तों आपको क्लियर हुई होगी यहां से, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको देख लेते हैं हम लोग कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है और किस तरीके से आधारित है। देखिए लिखा हुआ है कि ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम, और उसका बेसिस क्या है, जन। जन के बाद इनकी लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, जन, विश्व, ग्राम, कुल। जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, और फिर कुल। कुल या गृह शब्द भी आया हुआ है इनके लिए, गृह, ठीक है। ये इनका मोटे तौर पे डिवीजन है। जन शब्द बाद में जाकर के लेटर वेद में जनपद बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां जन मतलब, जन से आपको समझ में आ रहा होगा पीपल। ट्राइबल, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली कैसी है, प्रणाली है, सॉरी राजनीतिक प्रणाली कैसी है, वो कबीलाई संस्कृति पे बेस्ड है, मतलब ट्राइबल कल्चर पे बेस्ड है। अब जब वो संस्कृति ट्राइबल कल्चर पे बेस्ड है तो वहां कोई किंग नहीं है, वहां मतलब सभी लोग, सभी जो जो कबायली संगठन है वो आपस में से किसी को अपना राजा चुन रहे हैं, ठीक है। तो जब वो उसको राजा चुन रहे हैं तो उसकी हैसियत कैसी है, फर्स्ट एमंग द इक्वल वाली है, मतलब वो बहुत अपनी पावर्स को एसर्ट नहीं कर सकता अपने अपने ग्रुप पे, अपने लोगों पर। दूसरी आप देखिए कि उसकी सभा, समिति और विदत की उपस्थिति है। समिति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है वहां के राजा को चुनने में, जिसको हम गोपाल कहते हैं, वहां का जो राजा है, या जनस्य गोपा कहते हैं उसको, उसको चुनने में समिति का बहुत बड़ा रोल है। और समिति का जो प्रमुख है उसको हम लोग ईशान कहते हैं, और ईशान का अर्थ होता है राजा ईश्वर जैसा, ठीक है। तो आप देखिए कि यहां जो अवधारणा है वो समिति के प्रमुख की है। और समिति का प्रमुख कौन है, समिति कोई एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, बल्कि तकरीबन जो आम कबायली हैं, आम ट्राइब्स हैं, उन सबकी मिलीजुली जो संस्था है उसका नाम समिति है। सभा क्या है, वहां के जो ओल्ड लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी जो सभा है वो उनकी जो असेंबलीज है उसको हम लोग सभा कह रहे हैं। विदत भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। तो सभा, समिति और विदत, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं वहां के राजा को चुनने के लिए, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में फिर हम देख रहे हैं कि दशराग युद्ध की चर्चा होती है, डिस्कशन ऑफ दशराग वार ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी रूबी। दोस्तों एक राजा भरत का जिक्र आता है, उन्होंने अपने उनके उनके जो गुरु होते हैं विश्वामित्र, उनको वो हटा करके वशिष्ठ को नियुक्त कर देते हैं। तो विश्वामित्र ने तमाम राजाओं को बुलाया, जिसमें से यदु, तुर्वशु, कृवि, इन तमाम कबीलाओं का उल्लेख आता है। हालांकि उस बैटल में राजा भरत की ही जीत होती है, और वशिष्ठ जो है वो स्थापित होते हैं एज अ गुरु वहां पे। तो केवल यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो दशराग युद्ध है, मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स दैट वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी, और परुष्णी के वर्तमान में रावी रिवर कहते हैं हम लोग इसका, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार बहुत थे दोस्तों। स्त्रियां जो है सभा, समिति, विदत तीनों में ही पार्टिसिपेट करती थी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस काल में बहुत सारी विदुषी महिलाओं का उल्लेख आता है, जैसे लोपा मुद्रा है, सिक्ता है, घोषा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक ऋचाओं की दोस्तों इन्होंने रचना की है। तो पॉलिटिकल सिस्टम मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें इस समय, तो बेसिकली वो ट्राइब है अपने नेचर में, ठीक है। और जो राजा है वो डिस्पॉट नहीं है, बल्कि अपने लोगों के बीच से ही वो चुना जा रहा है। उसको जनस्य गोपा कह रहे हैं या उसको गोपाल कह रहे हैं। सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं उसके चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी राजा के चुनाव में, और समिति का जो प्रमुख होता था वो ईशान कहलाता था।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार इस तरीके से सवाल आपसे जरूर पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और रेवेन्यू संग्रह करने वाला, मतलब अभी कोई बहुत प्रॉपर इनके पास टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। अभी जिसको ये लोग रेवेन्यू के लिए अगर आप बात करें, तो अभी जो रेवेन्यू वाली स्थिति है वो मोटे तौर पर इतनी ही है कि जो स्वेच्छा से दे दे उसी को, स्वेच्छा से देने वाला कर को ही ये लोग रेवेन्यू कर रहे हैं, और उसको बलि बलि एक शब्द आता है यहाँ पे। तो इतनी बातें दोस्तों हम लोगों ने इनके राजनीतिक संगठन से संबंधित